प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है P, अब इस पॉइंट को ओरिजिन से हम मिलाते हैं और ये x शो करता है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस है और यहाँ पर y बताता है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है। ये वाली चीज़ हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस है, इसको नेम दे देते हैं y का, और ये हमारे पास x है, ये ओरिजिन है O। अब हमारे पास ये तो होता है, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम r से शो करते हैं, और ये OP लाइन इस इनिशियल एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम थीटा का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने इसे थीटा का नाम दे दिया। अब अगर आपको कहा जाए कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें x को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के x कंपोनेंट जो है, x यहाँ पर जो है, इसे कन्वर्ट करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बन जाएगा r थीटा, x कन्वर्ट हो जाएगा r में और y कन्वर्ट हो जाएगा थीटा में। अब यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हो जाएगा x ओवर r हो जाएगा, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x इक्वल टू r कॉस थीटा आ गया। सेम ऐसे ही हमने साइन निकाला, साइन की वैल्यू आई y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब हमारे पास जो कार्टेशियन कंपोनेंट्स है x और y वो कन्वर्ट हो गए हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r और थीटा की शक्ल में। और r भी मैंने आर स्क्वायर भी आपको बताया कि अगर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का जो सम आएगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और थीटा एंगल फाइंड आउट करने का, थीटा फाइंड आउट करने का आपका वही पुराना फार्मूला है कि यहाँ से टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक, अब ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ने हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं। पहले मैं आपको सिलेंड्रिकल के बारे में बताऊंगी। अब आपको इसके नियम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सिलेंडर टाइप की कोई शेप होगी। सिलेंडर कैसा होता है? हमारे पास इस तरह से होता है, नीचे कोई सर्कुलर रीजन होता है, यहाँ पे रॉड्स होते हैं और ऊपर भी कोई सर्कुलर रीजन होता है। जैसे आप ग्लास की शेप को फॉलो कर सकते हैं, ग्लास की शेप को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर नीचे भी सर्कल होता है और फिर ऊपर सर्कल होता है और यहाँ पे ये जो होता है ये हाइट होती है। हाँ, इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, नीचे भी सर्कुलर रीजन है, ऊपर भी सर्कुलर रीजन है और ये कोई दरमियान में रॉड है या ग्लास की शेप आप फॉलो कर सकते हैं। इसका अब हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस सिलेंडर के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं कि इस सिलेंडर के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब अगर आपको याद हो कि ये जो सर्कुलर रीजन है, ये जो सर्कुलर रीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के जरिए। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ हो रही हैं इस पूरे सिलेंडर में। अगर आप इस फिगर को देखें तो आपके पास एक तो ये सर्कुलर रीजन है
और दूसरा ये हाइट है आपके पास, ये हाइट h है। देखिए नीचे भी सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कुलर रीजन है, और दूसरी हमारे पास इन दोनों सर्कुलर रीजन्स के दरमियान में हाइट है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इस सिलेंडर में दो चीज़ें यूज हो रही हैं। एक सर्कुलर रीजन यूज हो रहा है, इस सर्कुलर रीजन के कोऑर्डिनेट्स हम मालूम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के जरिए, और पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि हम एक्स और वाई प्लेन में मालूम करते हैं। और उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे यहाँ पे चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए चाहिए हाइट, हाइट चाहिए हमें। तो हमें अब दो चीज़ें चाहिए, एक तो एक्स और वाई चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और उसके बाद हमें एक हाइट चाहिए। हाइट को अगर मैं जी नाम दे दूं, इसका मतलब अब ये हमारे पास जो 3D प्लेन बनेगी, हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ गए ना, एक्स वाई और ये जी। हाइट को मैंने जी का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 3D प्लेन बनेगी, वही मैं 3D प्लेन यहाँ पर बनाऊंगी। अब ये जी है, याद रहे जी एक्सिस के ऊपर हमने अपनी एक पॉइंट लेना है, हाइट को जी एक्सिस के ऊपर लेना है हमने। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब नीचे जो सर्कुलर रीजन बन रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था इस सिलेंडरनुमा शेप में, ये जो सर्कुलर रीजन बन रहा था, ये मैंने आपको बताया इसके कोऑर्डिनेट्स हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के जरिए फाइंड आउट करने हैं। और पोलर हम कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे देते हैं, एक्स और वाई में लेते हैं। इसका मतलब है कि ये सर्कुलर रीजन जो होगा वो यहाँ पर बनेगा, एक्स वाई प्लेन में बनेगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया जी एक्सिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये हाइट जो है ना ये जी एक्सिस से पर लेनी है, तो यहाँ पर मैंने ये जी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मैंने नीचे एक्स वाई प्लेन पर ड्रा किया, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर रीजन बनना है। यहाँ पर मैंने इसका प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया, एक पॉइंट आगे इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ ड्रा कर दिया। अब चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट बन रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, पॉइंट को एम का नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को पी का नाम दे देती हूँ। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गए हैं, एक्स वाई प्लेन में आ गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा बनेंगे। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको ये भी बताया कि इस पॉइंट का हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से, और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। उसके अलावा कि ये जो लाइन जो होती है ओ एम लाइन जो है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनाएगी। थीटा यहाँ यूज कर लिया, तो इसको मैं फाई का नाम दे देती हूँ। इसको क्या नाम दे देती हूँ, फाई का नाम दे देती हूँ। इस वाई एक्सिस के साथ ये एक्स एक्सिस से कोई ना कोई इसका एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को मैंने फाई का नाम दिया। अब चूंकि यहाँ पे सर्कुलर रीजन बना है, ये इस तरह से सर्कुलर रीजन बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे इस तरह से। जो वाई एक्सिस पे मैं लिख जा रही हूँ ये हाइट है, ये क्या है, ये हाइट है। ये वाई एक्सिस पे जी एक्सिस के ऊपर क्या है, ये हाइट है जी एक्सिस के ऊपर। इस हाइट को हमने जी से डिनोट करना है। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है कि x इक्वल टू होता है r cos थीटा के, और y इक्वल होते हैं r sin थीटा के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक पोलर कोऑर्डिनेट्स की होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको पहले ऊपर फाइंड आउट करके दिखा दिए हैं, और उसमें x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r sin थीटा के। इसके अलावा जो इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ बनती है वो ये हाइट होती है, और हाइट मैंने जी एक्सिस के ऊपर ली हुई है। हाइट किसके ऊपर ली है, जी एक्सिस के ऊपर, तो जी के इक्वल रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में चेंज नहीं होता। तो बस ये एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास ऐड हुई है, बाकी दोनों पोलर कोऑर्डिनेट्स वही हैं। और थीटा भी वैसे ही आपने फाइंड आउट करना है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के ज़रिए, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। और उसके अलावा आपके पास आर स्क्वायर भी, और आर स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। सब चीज़ें वही पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली हैं, क्योंकि थे ही हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट्स और हाइट थी, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली सारी चीज़ें, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने हाइट ऐड किया, जिसको मैंने जी से नोट किया, और उसमें कोई चेंज नहीं आना, वो वैसे ही आनी है। तो ये थे हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपने यही पुटिंग करनी है, एक्स या पे आर कॉस थीटा, वाई या पे आर साइन थीटा।
अगर जी दिया हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी एंगल आपने ऐसे कैलकुलेट करना है और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है जिसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए गए हैं एक्स वाई और जी की शक्ल में, इन्हें आप कन्वर्ट करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा के, वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा के और जी के इक्वल ही होते हैं। हमने जस्ट ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है। एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ तो आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और वाई की यहाँ पे क्या पुटिंग करनी है हमने, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में से आर साइन थीटा। हमने इस पूरे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब आर थीटा और जी में कन्वर्ट करना है हमने अपने पूरे सिस्टम को। अब वाई की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आर साइन थीटा, साइन थीटा एंड प्लस जी में कोई चेंज नहीं है, जी वैसे का वैसे ही होता है तो इसके यहाँ पे वैसे जी का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 16। अब ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर जो होंगे ये 1 बन जाएगा, आंसर बचेगा आर स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये देखें ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी है इसमें कोई भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स नहीं है, इसमें टोटल आर जी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते हैं, आर बनता है, थीटा बनता है और जी बनता है, उसमें कोई भी एक्स और वाई की शक्ल में कोई चीज़ नहीं दी जाती। तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है फाइनल, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए ये एक एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जस्ट ही उठा के पुट करनी है इसके अंदर वैल्यूज और फाइनल इक्वेशन बता देनी है। ये हमें दिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए थे, हमने उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किया। इसी तरह आपको कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाएगा, आपने उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देना। ये कौन टाइप्स जो शेप होती हैं इस तरह की, इनके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए। इनके लिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे कि कौन टाइप की जो शेप होती हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वो हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। जैसे ये मेरे पास एक 3D प्लेन है, 3D ये है मेरे पास, एक्सिस है, जहाँ पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने इसके ऊपर ड्रा किया, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यहाँ कोई पॉइंट आ गया और ये पॉइंट ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में बनेगा। एक्स वाई प्लेन में मतलब कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का कोई ना कोई एंगल होगा, उस एंगल को उसने थीटा का मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का भी यहाँ से डिस्टेंस है ओरिजिन से, और ये भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा, उस एंगल को हमने फाई का नाम दे दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे रो का नाम दे दिया उसने, ये वाला जो डिस्टेंस है उसे पी का आर का नाम दे दिया, और इस पॉइंट को हम एम का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को पी का नाम दे देते हैं। ठीक, अब हमने वही कहना है कि अगर यहाँ ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस आर है तो ये इतना डिस्टेंस भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये भी आर होगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स है ना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस है इस ट्राइंगल का, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस है, तो अगर इस ट्राइंगल की बात की हो तो यहाँ से यहाँ तक भी आर डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस भी आर होगा। अब आपने इस ट्राइंगल को डिस्कस करना है, ये वाली ट्राइंगल जो दी हुई है, और इसके ज़रिए हमने अपने मालूम कर लिए। और यहाँ पर जो हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो किस शक्ल में बनेंगे, वो हमारे पास आर और ये जो एंगल, ये देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, एक आर है, एक रो है, एक फाई है, तो आर रो और फाई बनेगा। यहाँ पर आर रो और फाई, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कोन है, यहाँ पर ऊपर जो कोन बनेगी हमारे पास, इस तरह से कोई भी कोन बनेगी ऊपर, ये वाली कोन ऊपर वाले एक्सिस के ऊपर रहेगी, पॉजिटिव जी एक्सिस पे रहेगी, ये नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये कोन नीचे चलेगी तो हमारा एक्सिस चेंज हो जाएगा।
ये जो हमारी कौन है यहाँ पर, ये देखिए ये ऊपर ही रहेगी, इस तरह से ऊपर रहेगी, ये नीचे नहीं जाएगी। ये अगर ये एक्स एक्सिस से नीचे गई नेगेटिव जी एक्सिस के ऊपर तो हमारा एक्सिस चेंज हो जाएगा, और हमने वो एक्सिस चेंज नहीं करना। हम ये ऊपर कौन की बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव जी एक्सिस के ऊपर है। अगर इस तरह से दी हो तो ये डाउनवर्ड बनेगी हमारे पास, लेकिन हम इस कौन की बात कर रहे हैं तो ये इस एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर हमारे पास जो फाई है एंगल, ये फाई एंगल जो होगा ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये एक्सिस वाली जो लाइन है ये पाई है, हमेशा 0 से बड़ा और पाई को क्रॉस नहीं करेगा। ये वाली जो लाइन होती है हमारे पास, इसको पाई कहते हैं, एंगल यहाँ पर पाई होता है। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारी जो ये कोण है ये एंगल पाई को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसने इसको क्रॉस किया तो हमारे पास एक्सिस ही चेंज हो जाएगा, ये फिर नेगेटिव जी एक्सिस के ऊपर चली जाएगी। हमारी कौन की फिगर जो होगी वो शेप चेंज हो जाएगी, कौन नहीं रहेगी, वो फिर कुछ और बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंगल के ऊपर कंडीशन लगाई है कि कभी भी ये पाई को क्रॉस नहीं करेगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। और इसके अलावा ये तो फाई के ऊपर कंडीशन आ गई। और ये जो रो है ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमें पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रो भी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एंगल वही मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने एंगल कैलकुलेट करने का तरीका आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताया था, परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर वाला, उसी कोऑर्डिनेट्स के जरिए, उसी मेथड के जरिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू, क्योंकि उस ट्राइंगल में एंगल मेरे पास फाई था, यहाँ पर देखें साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से रो साइन फाई आ गया, ये आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह वहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा हुआ है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, यहाँ पे जस्ट हमने क्या आर की वैल्यू रिप्लेस की है, आर की वैल्यू रो साइन फाई थी वो यहाँ पे पुट किया, बाकी वैसे आ गया। पोलर कोऑर्डिनेट्स में वाई हमें पता है, क्योंकि ये टॉप पर कौन के टॉप के ऊपर सर्कुलर रीजन बनता है ना, यहाँ पर टॉप के ऊपर क्या बनता है, सर्कुलर रीजन बनता है हमारे पास। ये कौन जो होती है इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है कौन, यहाँ पे सर्कुलर रीजन बनता है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स ही बनेंगे। मैंने आपको सिलेंड्रिकल में भी बताया था कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सर्कुलर रीजन बनता है, उनका हम जो सर्कुलर रीजन होता है उनके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं पोलर के जरिए, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के जरिए। इसी तरह से इसमें भी वही किया है कि ये जो सर्कुलर रीजन है इसके वही कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बस जस्ट उसने आर की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, और वो हमने आर की वैल्यू इस ट्राइंगल के जरिए कैलकुलेट की है, इस ट्राइंगल के जरिए हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और वो हमने यहाँ पर पुट कर दी तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। देखिए आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उस ट्राइंगल के जरिए, वो रो साइन फाई है, वो उठा के हमने यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जो कि आर रो और फाई की शक्ल में होंगे, ये क्योंकि वहां पर ऊपर कोन में ये तीन चीजें यूज हो रही थी हमारे पास, देखिए कोन में आर था, रो था, फाई था, तो अब ये जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फाई के ऊपर भी कंडीशन लगाई हुई है, मैंने बताया आपको वो जो होगी कौन जो होगी वो एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो एक्सिस को क्रॉस कर जाएगी तो हमारी चेंज हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारी, इसलिए वो हमेशा पाई तक रहेगी। और रो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। और उसके अलावा हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्फेरिकल रीजन बनता है, सर्कुलर रीजन बनता है, ये एक सर्कल है और सर्कल की लिमिट्स जो 0 से लेकर 2 पाई तक है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास ये होगा 2 पाई तक होगा हमारा पूरा। और रो भी इसने इसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट के, और आर स्क्वायर वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये सारे फार्मूलाज हमने याद करने हैं और इनकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस कर लेने हैं, और ये निकले कैसे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पे देखिए मैंने समरी लिखी हुई है, दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास x r cos थीटा, y r sin थीटा, z के इक्वल होते हैं। और इसके अलावा जब भी हमारे पास dx dy dz आएगा और हमें कहा जाएगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, तो हमने इसकी जगह पर ये पुट करना है, r dr d थीटा dz, क्योंकि ये dx dy तो हमें पता है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वल होते हैं r dr d थीटा में। और dz हमारे पास सिलिंड्रिकल में एक्स्ट्रा चीज आई थी, z लेंथ जो था एक्स्ट्रा चीज थी, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो डीजी की यहाँ पे डीजी आ गया। इसके अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जब भी आएंगे तो आपने x की यहाँ पे ये पुट करना है, y की यहाँ पे ये, और z की यहाँ पे रो cos फाई पुट करना है। और जब भी dx dy और dz आएगा तो जैकोबियन मेथड के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होगा रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई और डी थीटा। आपने इस अरेंजमेंट को याद रखना है, पहले रो आएगा, फिर फाई आएगा, फिर थीटा आएगा। ये अरेंजमेंट नहीं आपने कभी भी चेंज करनी। उसके अलावा यहाँ रो इक्वल होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र के। ये आपने दोनों फार्मूलाज याद करने हैं। और अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें अगर आपको कहा जाएगा कि एक्स और वाई की शक्ल में इक्वेशंस दी होंगी, अगर आपको कहा जाएगा उसने कन्वर्ट करें सिलिंड्रिकल में या स्फेरिकल में, तो आपने एक्स और वाई की यहाँ पे ये वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और वो आपके पास सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ये देखें यहाँ पर बताया भी हुआ है कि अगर एक्स वाई जी आपके पास प्लेन है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर उसको सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना होगा तो ये एक्स वाई जी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर थीटा और जी में, क्योंकि सिलिंड्रिकल में ये पोलर की बात हो रही थी और हाइट की बात हो रही थी, तो वो आर थीटा जी में कन्वर्ट हो गया। और डी एक्स डी वाई डी जी की यहाँ पे हम आर डी थीटा पुट करेंगे। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी को कन्वर्ट करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो मैंने आपको बताया कि रो फाई और थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और रो फाई थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहाँ पर आपने ये डी एक्स डी वाई डी जी की यहाँ पे ये पुट करना है, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो साइन डी थीटा और डी फाई। ये अरेंजमेंट यही रहनी चाहिए, डी रो रहना चाहिए, डी फाई और डी थीटा रहना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर रो स्क्वायर और साइन फाई मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो रो थी ये हमारे पास डिस्टेंस था, फाई एंगल था ट्राइंगल का, और थीटा सर्कुलर रीजन जो बन रहा था ऊपर हमारे पास उसका एंगल दिया हुआ था। ये तीन चीज़ें हमारे पास आएंगी, रो फाई और थीटा। जहाँ कहीं भी ये तीन चीज़ें दी होंगी इसका मतलब है कि वहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। ऊपर मैंने शायद आपको आर लिखवाती रही हूँ, ये लिखवाती रही हूँ आर फाई और रो, वो आर भी आपने थीटा में कन्वर्ट करना है, थीटा लिखना है उसकी जगह पे। कि रो तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया और एक सर्कुलर रीजन का हमारे पास एंगल आ गया थीटा, और एक उस ट्राइंगल का एंगल आ गया फाई। ठीक है, आर भी तो वही पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही थी ना, और उसकी जगह पे उसने एंगल पुट कर दिया थीटा, वही सर्कुलर रीजन की बात कर दी। अब ये देखिए आपके पास ये एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने, सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे डी आर डी थीटा और डी जी बात की हुई है, इसका मतलब है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इंटीग्रेशन करनी है। पहले जी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ये डी जी पहले दिया हुआ है ना, तो इसके रिस्पेक्ट करेंगे जी आ जाएगा, और उसमें फिर हम लिमिट्स पुट कर देंगे आर से लेके 2 माइनस आर स्क्वायर तक, 2 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा जी माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट और माइनस आर। पहले इंटीग्रेट किया डी जी के रिस्पेक्ट, तो वो जी आ गया, और उसके बाद उसमें लिमिट्स पुट कर दिया 2 माइनस आर स्क्वायर और माइनस आर, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगला उसने हमें आर भी मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ साथ मैंने आर भी लिख दिया। अब आपने इंटीग्रेट करना है डी आर के रिस्पेक्ट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और इसको इंटीग्रेट करें आर के रिस्पेक्ट, फिर उसमें आर की लिमिट्स पुट करें 0 और 1, फिर जो आंसर आएगा इसका फाइनल लिमिट्स पुट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करें थीटा की रिस्पेक्ट, और उसमें लिमिट्स पुट करें 0 to 5। जस्ट आपके पास इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो वही आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपको याद हैं, आपने इंटीग्रेट कर देनी।
इसमें उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा हुआ कि आप सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल को कन्वर्ट करें कार्टिजन में, या कार्टिजन को कन्वर्ट करें स्फेरिकल में या सिलेंड्रिकल में। कुछ भी ऐसा नहीं कहा हुआ। उसने जस्ट ये कहा हुआ एवेल्यूएट। एवेल्यूएट का मतलब है कि आपने जस्ट इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं। आई थिंक इन सब एक्सरसाइज में उसने कहीं भी आपको ये नहीं कहा हुआ कि आप इसको कन्वर्ट करें कार्टिजन फॉर्म में, एक्स वाई जी फॉर्म में दी हुई है, आप उसको कन्वर्ट करें सिलेंड्रिकल में बाय पुटिंग द वैल्यूज के एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। कहीं भी ऐसी बात नहीं की हुई। जस्ट उसने हर जगह यही बात की हुई है कि आपने उसको अवेल्यूएट करना है, उसको सिंपली आपने सॉल्व करना है। देखें, अवेल्यूएट द इंटीग्रल्स, जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। लेकिन अगर कहीं ऐसी बात लिखी हो कि आप कन्वर्ट करें, कन्वर्ट का लफ्ज आ जाए, कन्वर्ट करें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक्स वाई जी की शक्ल में दिए होते हैं, उसे कन्वर्ट करें सिलेंड्रिकल में, तो फिर आपने वही मेथड करना है। मैंने जो आपको एग्जांपल्स करवाई है कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स की जगह पर आप पुट करेंगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे पुट करेंगे आर साइन थीटा, जी की जगह पे जी पुट कर देंगे और कन्वर्जन कर देंगे। और अगर दे दिया जाए कि सिलेंड्रिकल को कन्वर्ट करें कार्टेशियन में, तो फिर भी आपने वही करना है। सिलेंड्रिकल नहीं होंगे, मतलब कि आपने पुट वहाँ सिलेंड्रिकल्स में आपके पास इस तरह की कोई शेप दी होगी आर स्केयर जैसे और कॉस थीटा इक्वल टू, मैं 1 कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल। ये कोई सिलेंड्रिकल मुझे इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि सिलेंड्रिकल में आर और थीटा आ रहे हैं ना, यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, या इसमें कोई एक्स वाई जी नहीं है, इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल है। इसको कहा जाए कि आप कन्वर्ट करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब कि एक्स और वाई में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपने एक्स आर स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल होता है, वो पुट कर दिया हमने, और साथ कॉस थीटा वैसे का वैसे आ गया। या कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आप लेके पुट कर सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय आर, आर पे अगेन वैल्यू पुट कर दें, आर स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। फिर ये कॉस थीटा की यहाँ पे हम दोबारा पुट कर सकते हैं एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट। मतलब कि हमारे पास पूरी की पूरी कन्वर्जन जो हो जस्ट एक्स और वाई में हो, जस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई में है। अगर कहा जाए आपको सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, तब भी आपने वही फार्मूलाज यूज करने हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जी इक्वल टू जीरो जी। और कहा जाए कि अगर एक्स वाई जी से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करें, तब भी हमने वही कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है अपनी निकाल के इन एक्स वाई और जी में से। क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई सवाल नहीं दिया। आपको जस्ट ये कहा गया कि आप सिंपल अवेल्यूट करें, मतलब इंटीग्रेशन करें। नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस इन मल्टीपल इंटेग्रल्स। सब्स्टिट्यूशंस का आपको पता है कि जैसे हमारे पास था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, हमें पता है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई ना कोई चीज़। जैसे मैंने यहाँ पर वाई क्यूब जो दिया हुआ है, इसके पे मैंने टी पुट किया और वाई क्यूब का डेरिवेटिव लिया, 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी बन गया। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर और डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 1/3 डी टी बन गया। अब आपको ये भी पता है कि जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, जब y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 पुट किया, t की वैल्यू भी 0 है। जब y 0 है तो t भी 0 है। अब y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 पुट किया, जब y 1 था तो t की वैल्यू भी 1 आई है। तो अब t की न्यू लिमिट्स आ गई हमारे पास 0 से लेके 1 तक। जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। अब मैंने उठा के यहाँ पर पुट कर दी वाई स्क्वायर डी वाई की यहाँ पे 1/3 डी टी पुट कर दिया, ई और वाई क्यूब की यहाँ पे टी पुट कर दिया। ये देखिए, अब हमें हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले के। इसको इंटीग्रेट करना, इस इंटेग्रल को इंटीग्रेट करना मुश्किल है हमारे पास। आपके पास अगर ऐसा दिया जाए ई एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना आपका मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x वेरिएबल कोई नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x है। 2 तो हम लगा सकते हैं, पर x वेरिएबल तो हम खुद से नहीं लगा सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो हम उसके लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे डी एक्स अपना जो भी निकालेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आपको यही बताना है कि डबल इंटीग्रल में हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। जब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, एक्स की जगह पर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन की, एक्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पुट कर दिया जी यू वी। सब्स्टिट्यूशंस के लिए हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यू और वी यूज़ कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था वाई क्यूब को टी पुट किया था ना, यहाँ पर भी मैं सब्स्टिट्यूशंस के लिए वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ यू और वी। तो एक्स की यहाँ पे मैंने अपना पुट किया जी यू वी। जी यू वी मतलब कोई भी हमारे पास पैरामीटर या कोई भी चीज़ है। जैसे यहाँ पे टी पुट किया था, यहाँ पर मैंने एज अ जर्नल मैंने जी यू वी लिख दिया, और वाई की यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एच यू वी। और आपको ये भी बताया कि जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है, जो लिमिट्स होती हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं, और डी एक्स डी वाई भी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे u और v कर रहे हैं, x को कन्वर्ट कर रहे हैं u और v की शक्ल में, तो dx dy भी du और dv में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या किया हमने, शुरू से देखें, सब्स्टिट्यूट करें, x की यहाँ पे पुट कर दिया g u v, y की यहाँ पे पुट कर दिया h u v, ठीक। और इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन फंक्शन, ठीक। ये जैकोबियन फंक्शन क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं एक्स वाई डिवाइडेड बाय किसके अलोंग, u और v के अलोंग होंगे, और इनके साथ हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स डी वाई कन्वर्ट हो जाएगा डी यू और डी वी में। और ये आपको बताया है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर कोई और हमारे पास लिमिट्स थी आर, यहाँ पे मैंने चेंज कर दी, एस लिख दिया। इन जनरल मैंने आपको समझाने के लिए चेंज किया कि पहले कुछ और लिमिट्स होती हैं, और जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास लिमिट्स चेंज होती हैं, इसलिए मैंने एस लिख दिया यहाँ पर चेंज करके। अब यही हमने इसका क्वेश्चंस करना है। हमने अपने एक्स और क्वेश्चन में जो भी एक्स और वाई दिए होंगे, हमें वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी दी जाएगी कि आपने ये पुटिंग करनी है, ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये भी हमें दिया जाएगा, और हमने वही सब्स्टिट्यूट इसमें यहाँ पर करना है। उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जैकोबियन फंक्शन लेना है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और सिंपल इंटीग्रेट कर देनी है। ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई फंक्शन दे दिया गया, और ये डी एक्स डी वाई दे दिया, ये हमें लिमिट्स दे दी है। हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस लगा के इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। और हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन भी उन्होंने गिवन दी हुई है कि आपने u की जगह पर पुट करना है, फंक्शन क्या होता है f इंटू यू वी होता है ना फंक्शन, मतलब x की यहाँ पे हम ये पुट करते हैं, y की यहाँ पे पुट करते हैं। उसने हमें जर्नल उसने हमें बता दिया फंक्शन भी कि आपने सब्स्टिट्यूशन कौन सी करनी है, u की यहाँ पे आपने 2x माइनस वाई ओवर 2, मतलब ये जो चीज़ है ना इसके यहाँ पे आपने u पुट करना है, और y ओवर 2 को आपने v पुट करना है। ये उसने हमें बता दिया। यहाँ तक वो हमें क्वेश्चंस गिवन देगा, सब्स्टिट्यूशंस देगा वो हमें। अगर हमें नहीं भी वो देगा ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करना है, हमने इसी की जगह पर हमने जो उसने कहा हुआ है कि u पुट करना है, इसी यहाँ पे u पुट कर दिया, ठीक। इसके यहाँ पे क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया हमने। तो हमारे पास ये बन जाता है डबल इंटीग्रेशन u डी एक्स डी वाई, मैंने आपको बताया डी यू और डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ यहाँ पे जैकोबियन फंक्शन भी मल्टीप्लाई होना है, और लिमिट्स भी अभी हमने चेंज करनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ से मैंने क्या निकाला, y इज इक्वल टू 2v, ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू उठा के मैंने इसमें पुट की है, ठीक है। इसमें पुट की है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी x और y की शक्ल में आ जाएगी, x इज इक्वल टू यू प्लस वी एंड y इज इक्वल टू 2v आ गया। ये जो उसने हमें सब्स्टिट्यूशंस गिवन दी हुई थी ना, इन्हीं को मैंने सॉल्व किया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, वो y की वैल्यू उठा के इसमें पुट की है, और x और y की वैल्यूज निकाल ली, x और y की वैल्यूज निकाल ली। क्योंकि मुझे जैकोबियन फंक्शन जो फाइंड आउट करना था ना, ये जैकोबियन फंक्शन फाइंड आउट करना था, एक्स वाई का जैकोबियन फंक्शन फाइंड आउट करना था विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो इसलिए मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स और वाई निकालने पड़े। एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दी, एक्स और वाई निकाल दी।
अब मैंने जैकोबियन फंक्शन निकाला, x इक्वल है u प्लस वी के और y इक्वल है 2v के। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। इसी तरह इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो मैंने आपको वहाँ पे जैकोबियन फंक्शन बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की, x और y की विद रिस्पेक्ट टू u और v। वो पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हमने, x का u के रिस्पेक्ट लिया तो वो 1 आ जाएगा, v वहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। और इसी x का हमने v के रिस्पेक्ट लिया तो v का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया और फिर इनका डिटर्मिनेंट लिया तो वो 2 के इक्वल आ गया। फॉर्मूला हमने यूज किया, इसकी जगह पर पुट कर दिया u, सब्स्टिट्यूशन जो हमें गिवन थी, उसके साथ मल्टीप्लाई होना है जैकोबियन फंक्शन और साथ ही x और y कन्वर्ट हो जाना है u और v के अंदर। और साथ हमारे पास मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो लिमिट्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स भी कन्वर्ट हो गई हैं। पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर जब y इज इक्वल टू 0, ये दूसरी वाली हमारे पास y की लिमिट्स है। जब y 0 है तो हमारे पास v भी 0 आएगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन से हमने क्या कैलकुलेट किया था, y ऊपर क्या था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, यहाँ से y इज इक्वल टू 2v था, y इज इक्वल टू 2v था। और अगर y की लिमिट 0 दी हुई है, यहाँ पे 0 पुट करें, इज इक्वल टू 2v, तो यहाँ से कैलकुलेट होता है कि v भी 0 है, v भी 0 है। जब यहाँ पर y 0 हो गया तो यहाँ पर हमारे पास v भी 0 हो गया। अब y 4 है, यहाँ पर पुट करें, y 4 है इज इक्वल टू 2v, तो v की क्या यहाँ से आई, आंसर 2 आया। जब यहाँ पर y 4 था तो यहाँ पर v 2 हो गया। ठीक है, अब ये दूसरी वाली देखें, x की लिमिट्स देखें, ये वाली y/2। ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से हमने कैलकुलेट किया था कि ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन देखें, ट्रांसफॉर्मेशन की जो उसने हमें गिवन दी हुई है, ये ले लें या फिर आप ये दूसरी ये वाली ले लें, ये वाली ले लें, ये वाली ले लें या ऊपर वाली ले लें। यहाँ पर हमें v की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी फिर, या ये ले लें, कोई भी ले लें इसमें से। तो x इज इक्वल टू u प्लस वी है। अब यहाँ पर पहले ये वाली हमारे पास क्वेश्चन x इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस वी थी। ठीक है, हमें किसकी लिमिट्स चाहिए, यहाँ से v की तो मैंने ये कैलकुलेट कर ली है, हमें लिमिट्स चाहिए यहाँ से u की, किसकी चाहिए, u की चाहिए। तो अब पहले इसमें पुट करेंगे हम, जब x की लिमिट y/2 है, इसमें y/2 यहाँ पे पुट करें, जब x किसके इक्वल है, y/2 है, इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाई हुई है ट्रांसफॉर्मेशन से, जो उसने हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसमें उसने v को इक्वल दिया हुआ है y/2। ये वैल्यू पुट करें, यहाँ पर v था, v के पे y/2 पुट करें, ये और ये कैंसिल हो गया तो u की लिमिट आ गई 0, u की स्टार्टिंग लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे देखें y/2 इज इक्वल टू u प्लस वी था, y/2 हमारे पास स्टार्टिंग लिमिट थी x की, ये वाली, ये यहाँ पर पुट कर दी और इज इक्वल टू u प्लस वी था। v ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें दिया हुआ है y/2 के इक्वल, दोनों कैंसिल हो गए, u इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब कि जब x की लिमिट y/2 होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास x कन्वर्ट हो जाएगा u के अंदर और जो उसकी लिमिट्स होंगी वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह जब x की लिमिट y/2 प्लस 1 है, जब यहाँ पर x इक्वल है y/2 प्लस 1 के, इज इक्वल टू u प्लस v हमारे पास y/2 के इक्वल दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंप्लीफाई किया तो u की वैल्यू 1 आ गई।
जब x जो है वो y ओवर 2 प्लस 1 के इक्वल है तो u हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये x जो है ये कन्वर्ट हो रहा है u में और ये कन्वर्ट हो रहा है v में। तो x की जो लिमिट्स होंगी ये जाएंगी u के अंदर, पहला यहाँ से du है तो पहला इंटीग्रल u का है, x की लिमिट्स जाएंगी u में और y की लिमिट्स जाएंगी v के अंदर। ये हमने लिमिट्स भी फाइंड आउट कर ली और अपने क्वेश्चंस में इसकी जगह पे हमने u लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, साथ हमारे पास फार्मूले में मल्टीप्लाई हो रहा था जैकोबियन फंक्शन, वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है du dv। अब हमने सिंपल जैकोबियन फंक्शन की यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर देनी है 2 और उसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स पुट करनी है और आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। देखें, जस्ट मैंने जैकोबियन की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो पुट की है, 2u हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट्स पुट की हैं तो मेरे पास आंसर 2 आ गया। तो इन जनरल हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे पास जो फंक्शंस गिवन दिया होगा, जो क्वेश्चंस गिवन दिए होंगे, हम उनको सब्स्टिट्यूशन करके, ये सब्स्टिट्यूशन भी उसने हमें गिवन दी हुई है क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में उसने आपको गिवन दी हुई है सब्स्टिट्यूशंस भी, वो आपने वहाँ पर पुट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना एक्स और वाई वहाँ से कैलकुलेट करने हैं इन ट्रांसफॉर्मेशंस में से। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली वाई की, यहाँ पर पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई एक्स और वाई की, और उस एक्स और वाई की ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने जैकोबियन फंक्शन फाइंड आउट करना है, जैकोबियन फंक्शन फाइंड आउट करके मैंने यहाँ पर जैकोबियन फंक्शन लिख दिया और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुटिंग कर देनी है और लिमिट्स भी हमारे पास चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। लिमिट्स भी मैंने आपको चेंज करके दिखा दी हैं और सिंपल आपने पुटिंग करके वैल्यूज इंटीग्रेट कर देना है। देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में तो उसने जस्ट जैकोबियन पूछा हुआ है, u और v आपको दे दिए हुए हैं और जस्ट जैकोबियन पूछा, पार्शियल एक्स वाई ओवर पार्शियल v w, और ये मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं जैकोबियन, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल v और साथ नीचे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल u, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल v और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम, यानी कि डिटर्मिनेंट लेते हैं। u और v आपको गिवन दिए हुए हैं, यहाँ से निकालें, यहाँ से आपको अब हमें x का पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि x और y के पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए इन टर्म ऑफ u एंड v के, लेकिन यहाँ पर हमें u और v इक्वेशन दी हुई है, तो मतलब क्या हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर u इक्वल दिया हुआ है x माइनस y के एंड v इक्वल दिया हुआ है 2x प्लस y के। देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से u प्लस v इक्वल टू यहाँ से 3x आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से u प्लस v ओवर 3, ठीक है, ये x की आ गई वैल्यू। अब इस x का मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v, तो मैंने इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू u, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जब u के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पर v कांस्टेंट रहेगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है, v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 ले आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल u, x का पार्शियल डेरिवेटिव लिया u के अकॉर्डिंग, इसी तरह आप x का पार्शियल डेरिवेटिव v के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं, v के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये u जो होगा वहाँ कांस्टेंट रहेगा, उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, v का 1 बन गया तो यहाँ से 1/3 बन गया। ये तो हमने अपना x वेरिएबल निकाला, उसकी वैल्यू निकाली, उनके पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या ये x की वैल्यू उठा के एक में पुट करते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और y के पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें, इसमें पुट करें, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ये आपके पास जैकोबियन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। बस उसने यही पूछा हुआ है। आई थिंक ये पहले
यहाँ तक जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें उसने जैकोबियन फंक्शन ही पूछा हुआ है आपसे। देखें ये जो 4b तक है पार्ट, यहाँ तक जैकोबियन फंक्शन शायद पूछा हुआ है। यहाँ 4 तक, 4 के ए पार्ट तक उसने आपसे जैकोबियन फंक्शन पूछा हुआ है। सब में देखो जैकोबियन फंक्शन पूछा हुआ है। इसके अलावा उसने ट्रांसफॉर्मेशन देखे आपको गिवन दी हुई है 3x + 2y एंड u इज इक्वल टू u और v दोनों गिवन दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब कैसे सॉल्व करना है, वही इंटीग्रेट करनी है यहाँ पे। f(x, y) फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे dx dy होता है। हमने जैकोबियन फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसे कन्वर्ट कर देना है f u v में, ट्रांसफॉर्मेशन u और v में है, तो यहाँ से f u और v आ गया, और साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा जैकोबियन फंक्शन और साथ आ जाएगा du और dv। सिंपल हमने ये वाली वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करनी है, उनका जैकोबियन फंक्शन मालूम करना है, ठीक। ये पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद उस x और y वैल्यूज का हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेंगे, जैकोबियन फाइंड आउट कर लेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। अब ये रह जाएगा फंक्शन यहाँ पर u और v फंक्शन रह जाएगा हमारे पास, वो हमने यहाँ पर पुट करना है और सिंपल हमने इंटीग्रेशन कर देनी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल भी ऐसे करके दिखाई है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन दी थी, वो यहाँ पर पुट कर दी, जैकोबियन फाइंड आउट किए और इंटीग्रेट कर दिए। ये सारे क्वेश्चन आपने ये देखें, ये भी ऐसे ही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन उसने आपको गिवन दी हुई है, वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है जो एग्जाम्पल 1 में दी हुई है, उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग लिमिट्स निकालनी है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सेम ऊपर एग्जाम्पल 1 जैसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करके दिखाई, सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए सब में गिवन दी हुई है उसने, जस्ट वो हमने उठा के फंक्शन में यहाँ पर पुट करनी होती है और जैकोबियन निकालना है उनका, और आंसर इंटीग्रेट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ये है हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सारी सेम क्वेश्चन है। यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन दे देगी x इज इक्वल टू यू ओवर वी, वाई इज इक्वल टू यू वी। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा यू स्क्र ओवर वी स्क्र प्लस यू स्क्र वी स्क्र। अब ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ एक्स स्क्र वाई स्क्र की पे पुट कर देनी है, और डी एक्स डी वाई कन्वर्ट हो जाएगा डी यू और डी वी में, और इसी तरह हमारे पास लिमिट्स भी उसने कन्वर्ट कर देनी है। लिमिट्स देखिए, पहले डी एक्स है 1 ओवर वाई, एक्स इक्वल टू यू ओवर वी है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू यू ओवर वी, ठीक। अब x की लिमिट उसने आपको दी है 1 ओवर वाई, यहाँ पर x की लिमिट है 1 ओवर वाई इक्वल टू यू ओवर वी। v की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें, दूसरी वाली में से, ये दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशंस में से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y ओवर u आ जाएगा, 1 ओवर वाई इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई, यहाँ v था नीचे, v की वैल्यू 1 ओवर वाई निकली। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u की लिमिट्स आ जाएंगी, वो हमने आगे u की लिमिट्स यहाँ पे लिख देनी है। अब जब x इक्वल टू वाई होगा, दोबारा यहाँ पे हमने x यहाँ पे y पुट करके u की दूसरी लिमिट्स कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह आपने y के लिए लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू जब यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू यू भी है, y 1 है इक्वल टू यू वी, u की वैल्यू उठा के ये वाली पुट कर दें, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की लिमिट्स आ जाएंगी, मतलब u और v दोनों लिमिट्स आप आगे लिख सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, जस्ट आपने इनकी जगह पर अपनी ये सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, ठीक है। dx dy की अब du dv आ जाना है, और इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस में आपने अपनी ये लिमिट्स पुट करके u और v की वैल्यूज निकाल देनी है। मतलब ये पहले x दिया हुआ है, ये पहले इंटीग्रेशन x की है, ये वाली यूज करें x इक्वल टू u ओवर v,
अब जब x की वैल्यू y है, x की वैल्यू y है, यहाँ पर y पुट करें, u और v, x की वैल्यू y है तो हमें u की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद u की लिमिट्स क्या निकलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब y इक्वल टू u, v की वैल्यू उसने क्या पुट की हुई है, v की वैल्यू पुट कर यहाँ से निकालें, v की वैल्यू आएगी y ओवर u, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u ओवर y आ जाएगा। y ओवर u है तो u y आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास u से कैंसिल हो जाएगा तो y की लिमिट्स 0 आ जाएंगी। अब आपने आगे जब सब्स्टिट्यूशन करके लिखना है तो आपने यहाँ पर y की जगह पर 0 लिख लेना और इसकी जगह पर जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन आएगी x के प्लस y के स्क्वायर करके वो लिखना है। और ये dx है, ये u में कन्वर्ट हो गई और dy b में कन्वर्ट हो गई। u में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले मैं u की लिमिट्स कैलकुलेट कर रही हूँ। अब जब x की लिमिट 1 ओवर y है, यहाँ पर x की लिमिट क्या है 1 ओवर y, तो मुझे u की दूसरी लिमिट कैलकुलेट करनी है, u की दूसरी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब फिर वही करना है, v की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे और u की दूसरी लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह फिर आपने इसके लिए कैलकुलेट करनी है, ये y की लिमिट्स है, यहाँ पर पुट करें। जब y इक्वल टू 1 है, अब मुझे v की लिमिट चाहिए तो मैं v की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करूंगी और v की लिमिट्स निकाल के यहाँ रख दूंगी, यहाँ दूसरे वाले इंटीग्रल में यहाँ रख दूंगी। उसके बाद सिंपल उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लूंगी और आंसर निकल जाएगा। ये हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपने जस्ट पुटिंग करके वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वैसे ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आपको सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन उसमें पुट करके एक सिंपल, हमें इंटीग्रेट नहीं करना, जस्ट यहाँ तक जो आंसर हमारे पास होता है, जो फंक्शन हम जिस टाइप में लिखते हैं वो लिख के बता दें। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगी, ये इतना अगर एक दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा के इसका यहाँ पर लिख दें कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर, ये तो इसकी जगह पर आ गया। और इसके बाद यहाँ पर आपने डी एक्स डी वाई किया, पे डी यू और डी वी, और फिर आपने लिमिट्स भी चेंज कर लिया इन्हीं सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। मतलब ये वाला रिजल्ट जब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास जो इंटेग्रल फंक्शन बनता है वो आपने बताना है, वो कौन सा फंक्शन होगा। 4 एमसीक्यूज दे जाएंगे जिनमें शायद ये कभी सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाए, कभी ये इनकी जगह पे चेंज कर हो जाए, कभी आपको लिमिट्स चेंज करके दी जाएंगी। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये आपने खुद देखना है, खुद सीखना है आपने कि आप इस फंक्शन को इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कैसे आप इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने फंक्शन को ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कैसे आप इसको रिप्लेस करते हैं, इसके इंटीग्रेशन को कैसे रिप्लेस करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपने सीखनी है। आज का लेक्चर यही समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 भी बहुत इजी है, उसमें जस्ट आपसे वर्क डन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, और वो चैप्टर भी आपने कंप्लीट नहीं करना, जस्ट मैं पहले 3 टॉपिक्स करवाऊंगी आपको उस चैप्टर के, और उसके बाद जो थ्योरम्स दिए हुए हैं 2-3 थ्योरम है उनकी जस्ट स्टेटमेंट करवाऊंगी, और वो शायद 2 लेक्चर्स में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उनके पहले 3 टॉपिक करने हैं, उसके बाद हमने चैप्टर नहीं करना, उसके बाद हमने आगे जो हमारे पास गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम वगैरह दिए हुए हैं उनकी जस्ट स्टेटमेंट आपने करनी है। जो मुश्किल चीज़ें थी वो इसी 15 चैप्टर तक ही था बस।